Good evening, ma'am. Evening, ma'am. एवरीवन, इस बैच में बच्चे तो कम हो गए भाई। समीर, श्रुति, कृतिका, गोविंदा। अच्छा, कुछ बच्चे तो वहां गए हैं बूट कैंप में। Yes, ma'am. आप नहीं गए मनदीप? नहीं मैम, मुझे आपके साथ पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, हर्षित। मैं पहले वाली क्लास में थे बच्चे बहुत। क्या पहले वाली क्लास में बहुत बच्चे थे। थे बच्चे बहुत सारे? हम थे 20-25 तो थे। हाँ, इतने तो अभी हो जाएंगे, लेट ज्वाइन करेंगे ना कुछ। ये लास्ट क्लास फिजिक्स की होती है ना मोस्टली, हमेशा। Yes. Good evening, ma'am.
गुड इवनिंग। लास्ट में ठीक है। मैम स्पैमर आ गए क्लास में। क्यों, कहाँ है? मैम AIR 1 आ गया। कौन है ये बदतमीज? क्या बोल रहे हो? कौन सा मैम है तुम्हारी? गया। मैम All लास्ट क्लास से बहुत परेशान करा खुशबू मैम को इन्होंने। अच्छा, मैम तब माइक वाइक सब बंद करना पड़ा, चैट। मैम को कहते आप हमारी आवाज ऐसे नहीं दबा सकते माइक ऑन कर दीजिए। ये लास्ट में भी नहीं आएगी इनकी रैंक। सबसे लास्ट में जो नंबर होगा ना वो इन्हीं का ही होगा। मैम 2 बच्चे हैं, एक अकाल नाम से, एक AIR 1। अकाल? हाँ मैम। हे भगवान।
ठीक है, पेपर कैसा था फिजिक्स का? इजी था ना? मॉडरेट था। ठीक है, शुरू करते हैं। जिनको आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा जिनको, उनकी मर्जी है ना। फिजिक्स शायद मैम मैं क्लास में ही हूँ, आप मेरे को मैसेज हाँ हाँ पलक देख लिया मैंने। कंफर्म्ड अमनदीप। अमनदीप तुम्हारे नाम से ज्वाइन किया है भाई अब की बार तो। मैम मेरी फोटो है, पिछली क्लास में भी मुझे AIR1 लेके आ रहे थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्या बता ही जाए तो। ब्लॉक कर दो इसको। ठीक है, पेपर डिस्कशन करते हैं। पेपर अटेम्प्ट किया था तुम लोगों ने? यस मैम। संध्या पेपर दिया था भाई यस मैम। इस बार का? संध्या पेपर दिया था इस बार? यार हाँ, पेपर दिया कि नहीं दिया? यस मैम दिया था। ठीक है। मैम ये टैबलेट मैम आई एम हेयर। तो मैम क्या? कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम अलग पांडे सर। अलग होंगे। यस मैम। मैम मैं देख रहा बच्चे को पढ़ाती होगी क्या कर। हर्षित ये क्या टाइम है ज्वाइन करने का? मैम वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था ना। सब आ गए ना, मैं रिस्ट्रिक्टेड कर देती हूँ कॉल, ठीक है। गए अलग पांडे सर? गए। भाई है तो रिस्पेक्टेबल, हम तो ऐसे नहीं ले सकते। अंशिका, अंशिका मुझे लगता है ये भी स्पैमर है अंशिका के नाम से तो, है ना? अंशिका, अंशिका बेटा, ये अंशिका तो नहीं है, अंशिका तो नहीं आती है। ठीक है चलो शुरू करते हैं, फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट अभी नहीं करते, सेकंड बताओ, सेकंड किया था? हाँ, आसान था पेपर, सेकंड तो सबने अटेम्प्ट किया होगा। 20 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको ओरिजिनल लेंथ से स्ट्रेच किया जाता है और डबल कर दी जाती है, तो मेरे पास इस केस में रेजिस्टेंस जो हो जाता है कितना हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। अब कौन आना चाहता है यार? हाँ धनंजय क्या कहना चाहते? है ना, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर मेरे पास नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, n कितनी है, डबल हो गई, तो n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पुराना रेजिस्टेंस 20 था, यानी अब जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा वो बन जाएगा मेरा 80 ओम का, ठीक है, 80 ओम।
अब क्या कह रहा है कि आपने वायर को दो हिस्सों में काट दिया। जब भी हम वायर को कट करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा हर पार्ट का कितना हो जाता है, R बाय N। N क्या है, नंबर ऑफ कट, आपने कितने टाइम्स उस वायर को कट किया है। यहाँ पर कितनी बार कट किया है वायर को, 2 बार। तो रेजिस्टेंस कितना था, 80, 80 बाय 2 करोगे तो कितना आया, 40 ओम। तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आया, हर पार्ट का रेजिस्टेंस आया यहाँ पे 40। ठीक है, अब इनको दोनों को पैरेलल में लगा दोगे तो बेटा 40 40 को पैरेलल में करोगे तो कितना आएगा, R बाय 2, R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट कितना आया, 20 ओम, है ना। अब R इक्विवेलेंट 20 ओम है तो अब क्या करना है, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज 4, रेजिस्टेंस 20, करंट कितना आ जाएगा, 4/20। ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद थर्ड करते हैं। थर्ड क्या होगा, 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सेम सर्कुलर ऑर्बिट हैव सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ट्रू या फॉल्स, कल ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था। टाइम पीरियड किसके बराबर आता था, 2 पाई अंडर रूट GM कैपिटल M, ऊपर क्या आता था, R0 की पावर 3/2। ये टाइम पीरियड आया था, कल ही डिराइव किया था, तुम्हारी क्लास में पढ़ा, हाँ तुम्हारी में भी तो पढ़ाया था, यही आया था। कैपिटल M क्या था, मास ऑफ सैटेलाइट था। कैपिटल M क्या था, बताओ यहाँ पे कैपिटल M क्या था भाई, हेलो, कैपिटल M क्या था यहाँ पे, कैपिटल M क्या था कि जिसके अबाउट तुम्हारा सैटेलाइट घूमेगा, या तो कोई प्लैनेट होगा जैसे अर्थ हो गया या सन हो गया, जिसके अबाउट ये घूम रहे हैं, तो ये उसका मास है, प्लैनेट का मास। सिंपल सी बात है, सैटेलाइट के मासेस पे डिपेंड नहीं कर रहे, सैटेलाइट का मास कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ R0 यानी रेडियस पर डिपेंड करेगा, जो कि तुम्हारी सर्कुलर ऑर्बिट की होगी। रेडियस क्या है यहाँ पे, सेम सर्कुलर ऑर्बिट है। माइक ऑन तो है भाई, अच्छा तुम्हारा, तुम लोगों का माइक ऑफ कर दिया मैंने, तुम लोगों का ऑफ है, ठीक है, ऑफ ही रहो। अब्दुल्ला ये कौन सा समय है आने का, हाँ तुम्हारे वेट में टीचर बैठा ही रहेगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट के अबाउट घूमेगा तो ऑर्बिटल रेडियस पर डिपेंड करेगा, सही बात है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सेम टाइम पीरियड होगा क्योंकि दोनों का रेडियस ऑर्बिटल सेम है, जी की वैल्यू सेम है, मास जिसके अबाउट ये घूमेंगे उस प्लैनेट का मास भी सेम होगा, ट्रू है। भाई टाइम से आया करो, 9 बजे की क्लास है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, ठीक है। हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर थी, किसके बराबर थी भाई, अंडर रूट GM कैपिटल अपॉन R0, R0 थी ऑर्बिट की रेडियस, तो स्क्वायर रूट के बराबर है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड बताओ ट्रू है या फॉल्स है। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये क्या है, फॉल्स। कल ही पढ़ा था हमने कि भाई हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2GM अपॉन R, तो ये R पर डिपेंड करेगा, अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो कैपिटल R के कुछ ऊपर है तो R+H हो जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी विल डिपेंड, तो ये फॉल्स। तो सही क्या है, A एंड B आर ट्रू एंड C इज फॉल्स। तुम्हारे आंसर की में गलत दिया हुआ है, A ऑप्शन, इसका C है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो हमारे पास रेडिएशन इमिट करी गई है किसी एक लार्ज नंबर ऑफ सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयन। सिंगल चार्ज पॉजिटिव आयन क्या होगा, देखो जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल सभी के लिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बोहर मॉडल सिर्फ किसके लिए अप्लाई है, सिंगल चार्ज पॉजिटिव आयंस के लिए, है ना, जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही बोहर की जो भी हमारे पास इक्वेशंस है वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर सिंगल चार्ज पॉजिटिव आयन कौन बनेगा, वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ये पहचानना होगा कि ये कौन क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, क्या है। तो देखो अगर ये हाइड्रोजन की बात करता तो हाइड्रोजन के पास तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है,
यानी सिंगल, इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है। देखो हाइड्रो, जो तुम्हारा बोहर एटम है, बोहर मॉडल है, वो हाइड्रोजन लाइक एटम, इसका मतलब क्या है, उन्हीं एटम के लिए काम करेगा जिसके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, जिनके पास एक प्रोटॉन है उन्हीं के लिए ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, उसके पास आयन नहीं बनेगा। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है भाई? हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। तो अगर तुम डायरेक्ट हीलियम के लिए बोहर मॉडल को लगाओगे तो अप्लाई नहीं कर सकते। कब कर सकते हो? अगर हीलियम के पास एक ही प्रोटॉन रहे तो। अगर हीलियम के पास एक ही प्रोटॉन रखना है तो इसका मतलब इसका एक प्रोटॉन और को देना पड़ेगा ना। अब बोल दो, ठीक है। हाँ, Yes. तो क्या था कि सिंगल प्रोटॉन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हीलियम है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो अभी 2 प्रोटॉन के लिए तो मैं ये नहीं लगा सकती। अगर मुझे इसको एक ही प्रोटॉन रखना है तो इसका एक प्रोटॉन किसी और को देना पड़ेगा। अगर हम इसका एक प्रोटॉन किसी और को दे देते हैं तो हीलियम के पास कितना चार्ज आ जाएगा बताओ? +1. +1 +1 का चार्ज हो जाएगा। हीलियम का +1 चार्ज। तो यानी हीलियम का +1 अब क्या बन जाएगा? इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? बोहर मॉडल लगा सकते हैं। तो सिंगली पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज कौन बना? हीलियम बना, क्योंकि हीलियम +1 बनेगा। अगर मान लो तुम कहते हो कि मैम लिथियम भी हो सकता है, तो देखो लिथियम के पास कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? 3 मैम। अब मास नंबर 6, 6. मास नंबर 6 हुआ, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हुए? इसके पास प्रोटॉन हुए 3। तो अगर मुझे लिथियम के लिए बोहर मॉडल लगाना है तो मुझे इसके 2 प्रोटॉन को देना पड़ेगा, तभी लगा सकती हूँ। तो इसके ऊपर अगर मुझे लगाना है बोहर मॉडल तो मुझे लिथियम के ऊपर कितना चार्ज चाहिए होगा? +2 प्लस, है ना, या 2 पॉजिटिव, है ना। तो 2 पॉजिटिव अगर लिखा हो तो वो क्या है? लिथियम है, है ना। या जैसे सिंगली चार्ज है, अगर डबल चार्ज होता तो फिर वो लिथियम की बात हुई होती। इतना समझ में आया? तो ना लिथियम है ना हाइड्रोजन है, कौन है? या हीलियम की बात हो रही है। इतना समझ में आया? ठीक है। Yes, ma'am. अब उसके बाद कह रहा है कि वो सैंपल जो है 15 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करता है, 15 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो रही है। बताओ क्या 15 स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो रही हैं? What is the binding energy in the highest energy state of this configuration? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी उस हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में? तो सबसे पहले तो वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट निकालो कि वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है क्या। तो कैसे निकालोगे? देखो 15 स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लगाओ। 15 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन का? n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 अपॉन 2। यही है स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। फाइनली कहां पर आके जाएगा तुम्हारा एटम? फाइनली आपका जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए n1 कितना हो जाता है? 1, है ना। ग्राउंड स्टेट के लिए बेटा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 रखो भाई, फाइनल से ग्राउंड स्टेट में तो आना है। Yes, ma'am. n1 की वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2 ना, ये भी शायद n2 यही बनेगा ना, है ना। इसको सॉल्व करो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो कितना बना बेटा ये? n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 30। सॉल्व कर लोगे यहाँ से, n की वैल्यू निकालो, माइनस 30 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5, देखना 6 पंजे 30, ठीक है। 6n 5n माइनस 30, n कॉमन ले लो यहाँ से, n माइनस 6 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लू? प्लस का 5, n माइनस 6, तो n प्लस 5 n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या रूट आया? एक तो -5 और एक n की वैल्यू 6। तो -5 वाला तो नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है? 6 वाला। इसका मतलब तुम्हारा जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है जहां तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो कौन सी स्टेट है? n इक्वल्स टू
6। तो n इक्वल्स टू 6 पे बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो भाई एनर्जी तो हमें पता ही है, उसके पास एनर्जी कितनी होती है। हमारे पास अगर कोई भी एटम पर्टिकुलर लेवल में है तो उस लेवल पर उसकी कितनी एनर्जी है, कैसे निकालते हैं, E इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। -13.6 n कितना है, 6 इज 36, z कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आयन यानी हीलियम, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, करेक्ट। तो ये बस ये करना था, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी विल बी योर। पलक तुम क्लास में हो गया ऑलरेडी? पलक क्लास में है क्या? अबे पलक की जगह सब थम्स अप कर रहे हो, क्योंकि पलक के नाम से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, तो आई डोंट नो कि पलक ही मैं है। वो लीव हो गई थी पहले। क्वेश्चन नंबर 5, लीव वीव मत करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 सबने किया होगा। वेवलेंथ ऑफ वेव इज ग्रेटर देन यूवी रेज। सबसे ज्यादा देखो क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होंगी, रेडियो वेव्स की होंगी। रेडियो के बाद फिर माइक्रो की, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रा, यस, इंफ्रारेड के बाद यूवी, यूवी, यूवी के बाद एक्सरे, एक्स, एक्स के बाद गामा। गामा। यही तो है बस। तो अब पहला इक्वेशन ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, डी ट्रू। क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट ही होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम क्या है, गामा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, यस, यानी ए एंड डी आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। देखो ये कहना है कि मेरे पास Q1 चार्ज है और यहाँ Q2 चार्ज है। सपोज ये एक दूसरे से d डिस्टेंस की दूरी पर है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा भाई इधर की तरफ, सपोज F12 फोर्स ऑन 1, Q2 पर फोर्स लगाएगा Q1 कितना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या ये F12 और F21 बराबर होंगे? बराबर होंगे भाई, सिखाया था तुम्हें कूलम्ब्स लॉ में। ओके, अगर अब मैं यहाँ पर कोई थर्ड चार्ज प्लेस कर देती हूँ Q3। अब Q3 के रखने से क्या होगा, Q3 के रखने से Q1 का जो फोर्स है, Q1 का जो फोर्स है वो नेट फोर्स चेंज हुआ ना, Q1 का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी Q2 जो Q1 पर फोर्स लगा रहा होगा वो अभी भी क्या रहेगा, वो तो अभी भी सेम रहेगा। तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज विल चेंज, बट एक चार्ज दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाएगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है, विल रिमेन अनचेंज। बात समझ में? यस। क्वेश्चन नंबर 7 किया था। देखो इसमें बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगानी आनी चाहिए, दैट्स इट। इसको किसी बच्चे ने मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी ना, जैसे हम लोग, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कैसे, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। हमने ये फॉर्मूले तो पढ़े ही हुए हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन पे बोला है कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से शूट किया जाता है विद सर्टेन वेलोसिटी, सपोज v वेलोसिटी से। हेलो पलक, क्लास में अभी दे तो दी एंट्री, अभी तो छोड़ी है तुमने क्लास। हाँ ठीक है, तो इसको यहाँ पर v वेलोसिटी से सपोज करो शूट किया है। अब यहाँ पे v वेलोसिटी से शूट किया है, तो ये देखो कि पार्टिकल के पास क्या क्या फोर्स लग रही होंगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब इंक्लाइंड प्लेन में लेते हैं तो ग्रेविटी ना जी की जगह कुछ चेंज हो जाती है। कितना, ग्रेविटी की वैल्यू बेटा डाउनवर्ड में हो जाती है जी कॉस थीटा, और यहाँ कितनी हो जाती है जी साइन थीटा।
बताया ना कि वर्टिकली डाउन जी कॉस थीटा हो जाती है और हॉरिजॉन्टली हो जाती है जी साइन थीटा। अब ये क्या कह रहा है कि देखो हमने वेलोसिटी दी है, कहाँ गया, 60 डिग्री इसका इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलोंग द प्लेन, ठीक है। आपने एंगल को 30 डिग्री से घटा दिया बट उसकी वेलोसिटी सेम रखी, तो वो कह रहा है वो उस टाइम में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x1 रेशो x2 बताओ, ठीक है। तो अब आपको ना यहाँ से क्या करना होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना है। देखो अगर तुम्हारा पार्टिकल इस तरीके से आगे जा रहा है ना, इस तरीके से प्लेन के अलोंग आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से देखो पार्टिकल इस तरीके से आगे बढ़ रहा है क्योंकि शूट किया है, तो प्लेन के अलोंग आगे जा रहा है इस तरीके से, अलोंग द प्लेन लिखा हुआ है। इस पार्टिकल पर ग्रेविटी, इस पार्टिकल पर एक्सीलरेशन कहाँ लग रही है बेटा, पीछे की तरफ, कितना, जी साइन थीटा। याद रखना इंक्लाइंड प्लेन पे ग्रेविटी का जो फोर्स होता है उसके कंपोनेंट हो जाते हैं, डाउनवर्ड में कॉस, पीछे की तरफ जी साइन थीटा। पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो तुम क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। किसी पॉइंट पर जाके भाई पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जीरो तो होनी है क्योंकि कैसा मोशन है, रिटार्डिंग मोशन है, वेलोसिटी के पीछे ग्रेविटी है, तो यानी समय के साथ साथ वेलोसिटी घटेगी। तो मान लेते हैं कि फाइनली तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियली जो वेलोसिटी है मैंने यूज कर दी है। एक्सीलरेशन कितनी है बेटा, जी साइन थीटा। पहले मान लेते हैं इनिशियल एंगल थीटा 1 है जो कि 60 दिया हुआ है, थीटा 1। एस मान, एस क्या है कि सपोज ये कितना डिस्टेंस चला है बेटा, इसकी वेलोसिटी जब जीरो हुई उससे पहले ये कितना डिस्टेंस चल चुका है, x1 डिस्टेंस चल चुका है। सेकंड केस में कह रहा है कि मान लो आपने वेलोसिटी सेम रखी, बस आपने एंगल को 30 डिग्री कर दिया, अब कितना डिस्टेंस चलेगा, तो फिर से क्या करना है, सपोज फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें सेम ही बोली है, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या रखनी है, सेम रखनी है, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी शुड बी सेम 2g। अब की बार एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2, x1 की जगह कितना डिस्टेंस चलेगा, x2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, क्या आया देखो, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में आया ना, x1 x2 इक्वल्स टू 1 आया है। मुझे x1 बाय x2 का रेशो लेना है, तो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा 2 बाय थीटा, साइन थीटा 1। साइन थीटा 2 कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अपॉन थीटा 1, पहला कितना था, साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 अपॉन साइन 60 कितना हो जाएगा, भाई पलक क्लास में है कि नहीं है पता नहीं, कॉल करे जा रही है वो। और कल से फिजिक्स की क्लास में टाइम से आना, एंट्री नहीं मिलेगी, जो ये इतनी इतनी लेट आते हो ना तुम, 10 बच्चे थे स्टार्टिंग में। यार मैम इनका नेटवर्क इशू होगा, कोई बार बार लैपटॉप में। पलक होगी ना बार बार, पलक बीच में एंट्री दी थी तुम्हें, पता नहीं, ठीक है। तो साइन 30 अपॉन साइन 60, साइन 30 कितना हो गया, 1/2 रूट 3/2, 2 से 2 मर गया, कितना आया, 1 अपॉन रूट। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना मत, ये करके आने हैं। यस 8th क्वेश्चन, ये ग्रेविटेशन, ये उसका क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स तुम बैच वालों को कराई नहीं है, जिसको कराई हुई है वो एक बार उनको मैं करा दूंगी, ठीक है। जिनको अभी वो कराई नहीं है ऑप्टिक्स, तो अभी इसको नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 कर ले, 9th कर लेते हैं। देखो 9th में क्या है, क्या होता है बेटा, हमारे पास ऐसा होता है कि ये मीन पोजीशन ना, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये मीन पोजीशन होती है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। जब भी हमारा पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है, तो एसएचएम में इस तरीके की होती है, मीन एक्सट्रीम और मीन से एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, एक बार मीन से एक्सट्रीम जाएगा, ठीक है, फिर एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पोजीशन पर,
फिर इस मीन पर आके फिर एक्सट्रीम पे जाता है और फिर इस एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे आता है और इसे बोलते हैं हम वन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? वन टाइम पीरियड। बात समझ में आई? इसको एक टाइम पीरियड बोला। ठीक है, टोटल टाइम अभी अब देखो, पार्टिकल 4 बार जा रहा है मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस आ रहा है, फिर मीन से सेकंड एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर सेकंड एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ रहा है। तो यानी मीन से एक्सट्रीम जाने पर टोटल टाइम पीरियड का कितना लगेगा? T/4। भाई 4 हिस्से में बढ़ जाएगा ना। एक बार तो मीन से एक्सट्रीम 1 पे, तो T/4, फिर वापस आएगा, फिर T/4। तो इसी तरीके से ये 4 बार ऐसे मोशन करता है जिसमें एक का टाइम पीरियड कितना आता है? T/4। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखो अगर मीन से एक्सट्रीम जाने पर उसको कितना समय लग रहा है? T/4 का समय। अब इसमें भी क्या करते हैं, देखो ये मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब मीन और एक्सट्रीम के बीच का एक समय आता है जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड का आधा टाइम। कितना? A/2। एम्पलीट्यूड का आधा टाइम A/2। इसमें क्या होगा, तुम्हारा पार्टिकल मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के आधा जाने पर कितना समय लेता है? T/12। कितना लेता है? T/12। अब A/2 से एक्सट्रीम जाने पर कितना समय लेता है? T/6। भाई टोटल तो T/4 है, लेकिन मीन पोजीशन से हाफ जाने पर कितना लिया? T/12। और A/2 से एक्सट्रीम जाने पर कितना लिया? T/6। तो यानी अब तुम्हें यहाँ पर सवाल में देखो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर का है और वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जा रहा है। तो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर समझ गए, ये एम्पलीट्यूड का आधा है और ये एम्पलीट्यूड पे जा रहा है। तो A/2 से A का समय कितना होता है? टाइम पीरियड का 1/6। टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 1.2। तो 1.2/6 कर दो, कितना आ जाएगा? 0.2 सेकेंड। ये जब पढ़ाते हैं ना तो बेटा ये बहुत आसान, ये सब मतलब इससे आसान क्वेश्चन SHM का कहीं नहीं मिल सकता है ना। तो 0.2 सेकेंड आंसर। तो ये वाला मैं लेक्चर तुम्हारा ले लूंगी, ठीक है, SHM का बेसिक की, जो तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी है। जब दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, जो या हिमाचल वाले बच्चे हैं, उनको तो पढ़ाया था ये SHM। हर्षित याद है कि गया सिर के ऊपर से? हर्षित यस मैम। याद है कि भूल गए SHM? मैम याद है। अब ये वाला बोलो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि एक मोल है पोलो एटॉमिक गैस का, पोली एटॉमिक गैस का, जिसमें 2 वाइब्रेशनल मोड है। चलो पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पास अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनो एटॉमिक में? मैम 3। ठीक है, डाई एटॉमिक में? 5। 5। हाँ, और अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक है तो? मैम 7। 6, 7, 8 में से कोई सा भी। 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 6 कब होगा? 6 कब होंगे? मैम यही होता है सब में। मैम उसके भी फर्दर 2 केसेस होते हैं ना, एक सिमेट्रिक वाला, एक अनसिमेट्रिक वाला। उसमें हाँ, ये तो कराया ही होगा ना सर ने। यस मैम, करवाया है। मोनो एटॉमिक में 3 होंगे, डाई एटॉमिक में कितने होंगे? 5 होंगे। ट्राई एटॉमिक में अगर लीनियर है तो टोटल 5, यस और मैम। ट्राई एटॉमिक में नॉन लीनियर है तो 6, लेकिन जिसमें से वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाते हैं ना। यस मैम। वाइब्रेशनल कब ऐड होगा? जब हाइयर टेम्परेचर होगा, है ना। हाई टेम्परेचर पे हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स भी ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें कितना बोला है कि मेरे पास एक पोली एटॉमिक गैस है, तो पोली एटॉमिक है, जिसमें से ट्रांसलेशनल 3 हो गए, रोटेशनल कितने हो जाएंगे इसके पास? 3। यस मैम। ट्रांसलेशन देखो रोटेशनल, हाँ 3 हो मैम गए। दोबारा बताना कैसे बताया आपने? क्या? ट्रांसलेशन, रोटेशनल। अरे ये तो मोनोडाया के लिए पढ़ा होगा ना तुमने। ये सब मोनो को 3 होता है।
डाया का 5। हाँ, तो डाया का 5। अब बचा तुम्हारा पोलीएटमिक। पोलीएटमिक में लीनियर और नॉन लीनियर देखते हैं, ठीक है। लीनियर एटम और नॉन लीनियर। लीनियर जैसे कि लीनियर एटम क्या हो गया, CO2, है ना। CO2 मतलब ये एक ही लाइन पे आते हैं ना, सी कैसे कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये लीनियर एटम है। नॉन लीनियर जैसे H2O का एलिमेंट है, NH3 है, ये नॉन लीनियर है, मतलब ये इस तरीके से बनता होगा NH3 का। एक बार खुशबू मैम से पूछना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। तो NH3, या कि ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, मतलब, है ना। तो इस ये हो गए तुम्हारे लीनियर और नॉन लीनियर। अब इसमें क्या होगा, जो लीनियर एटम होंगे उनमें तुम्हारा रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 ही होगा, ठीक है। लीनियर जैसे पोलर एटमिक है, तो इसमें रोटेशनल कितने होंगे बेटा, इसमें रोटेशनल जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2। लेकिन नॉन लीनियर में रोटेशन वाला कितना हो जाता है बेटा, 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 और 5 हो गए। बात समझ में आ गई। रोटेशनल चेंज हो जाता है, तो रोटेशनल क्या हो गया, लीनियर के केस में 2, नॉन लीनियर के केस में 3 हो गया, ठीक है। फिर बच रहा है वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल कब आता है, हाइयर टेम्परेचर पे, करेक्ट। यस मैम। हाँ, तो अब देखो तुम्हें यहाँ पर क्या बोला है, तुम्हें बोला है कि कितने कितने वाइब्रेशनल मोड हैं, 2 वाइब्रेशनल मोड्स हैं। तो 2 वाइब्रेशनल मोड, तो 1 वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 1 वाइब्रेशनल, देखो ये मोड है, तो एक वाइब्रेशनल का मोड दिखाने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, इसे दिखाने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों, क्योंकि इसका एक मोड रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी को। भाई टेम्परेचर की वजह से आई है, टेम्परेचर की वजह से उस वाइब्रेशनल मोड का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो एक वाइब्रेशनल मोड ने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तुम्हारे पास यहाँ 2 में कितने हो गए, 2 वाइब्रेशनल मोड में 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो मेरे पास यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए इस केस में, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और डिग्री वाइब्रेशनल कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने हो गए, 10। और सीवी कितना होता है बेटा, FR/2। यस मैम। F डिग्री ऑफ फ्रीडम 10/2 इंटू R कितना आया, 5R। सीपी क्या होता है, CV प्लस R, CV प्लस R भी कर सकते हो। CV 5R प्लस R 6R हो गया, तो CP कितना आया, 6R। बीटा कितना दिया हुआ है, CP/CV, तो 6/5, ठीक है, 6/5 इज योर आंसर। अब याद रखना कि एक मोड, अगर वाइब्रेशनल का एक मोड है तो उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 2, ठीक है। ये मोड गिवन है, ये वाइब्रेशनल मोड, तो इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब कई बार तुम्हें क्या देंगे, कई बार आपको बस ये बता देंगे कि मेरे पास ये एटम कौन सा है, लीनियर एटम है या नॉन लीनियर एटम है। उसमें कई बार हमें वाइब्रेशनल मोड्स भी खुद आइडेंटिफाई करने होंगे कि कितने मोड हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोड्स, लीनियर में कितने वाइब्रेशनल मोड होते हैं, लीनियर एटम में वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला है बेटा 3n माइनस, एक सेकेंड, 5 है कि 6 है, चेक करने दो, कौन बताएगा, 3n माइनस 5, ठीक है, ये फॉर्मूला है। नॉन लीनियर में वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला है 3n माइनस 6, ठीक है, 3n माइनस 5, 3n माइनस 6। n क्या है, नंबर ऑफ, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, क्या है, नंबर ऑफ एटम। जैसे अब मान लो मैं कह देती हूँ कि तुम्हें गिवन होती कि मेरे पास CO2 गैस है, CO2 गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, अगर वाइब्रेशनल मोड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो, ठीक है। तो CO2 गैस में सबसे पहले निकालोगे तुम क्या, वाइब्रेशनल मोड्स कितने हैं, तो कैसे निकालोगे, देखो CO2 कैसा है, CO2 लीनियर है, क्या है, CO2 लीनियर है। नॉन लीनियर क्या है बेटा, H2O नॉन लीनियर।
NH3 नॉन लीनियर। और बोलो, और जो तुम्हारे मिथाइल इथाइल ग्रुप होते हैं, ये लीनियर होते हैं नॉन लीनियर होते हैं? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। हाँ, एक बार खुशबू मैम से कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि इथाइल मिथाइल ग्रुप में हम लीनियर होंगे नॉन लीनियर, शायद नॉन लीनियर ही होते होंगे, है ना? तो वो तो अब देखो कैसे निकालोगे। CO2 का 3, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है देखो, 2 ऑक्सीजन का 1 कार्बन का, 3 माइनस 5, तो 9 में से 5 घटा दो, कितने मोड आए इसके पास, 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके से क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, बट उसने कितने टेम्परेचर पे कितना करता है वो गिवन होना चाहिए। जैसे यहाँ सिर्फ 2 यूज हो रहे हैं, मतलब हर टेम्परेचर पे वाइब्रेशन मोड भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ये कितनी तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, 4 तरीके से, 4 मोड हैं इसके पास वाइब्रेट होने के, ठीक है। और एक मोड में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2, ठीक है बेटा जी। यस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब कौन आना चाहता है, ये समृतिका। समृतिका, ये कौन सा समय है फिजिक्स की क्लास में आने का? हाँ भाई समृतिका, यस मैम। ये सही समय पे आ रही हो तुम? मैम पहले भी क्लास में थी पर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए लीव किया था, फिर से रिज्वाइन किया अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ पर प्रेशर की एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें P0 V0 कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि टेम्परेचर का चेंज बताओ अगर वॉल्यूम को V0 से 2V0 कर दिया। तो टेम्परेचर की चेंज की बात हो रही है। देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू RT, नंबर ऑफ मोल 1 है तो N 1 हो जाएगा। कहा है टेम्परेचर का चेंज, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, PV अपॉन R, ठीक है। अगर मैं फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो P फाइनल और V फाइनल निकाल लूं अपॉन R। इनिशियल टेम्परेचर निकालना है तो P इनिशियल V इनिशियल अपॉन R कर दूं, और फिर फाइनल चेंज कैसे निकालूं, T5 माइनस TI करके, हाँ या ना। अब मुझे V फाइनल तो दे दिया कि फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया 2V0 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, है ना। इसका मतलब अब हमें प्रेशर निकालना है फाइनल और इनिशियल। अब प्रेशर में ये V और V0 की वैल्यू रखो। अब देखो P इनिशियल, P0 1 प्लस 2V0, इनिशियल V की वैल्यू कितनी बताइए, देखो V से V जो है V0 के बराबर है, तो यहाँ V0 लिखो अपॉन इसकी पावर स्क्वायर पावर -1, V0 से V0 कट गया, V0 से V0 कट गया, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 है तो मतलब 4 प्लस 1 5, 5 की पावर -1, तो P इनिशियल कितना आया बेटा, P0 अपॉन 5। ऐसे ही हम P फाइनल निकाल लेंगे। P फाइनल किसके बराबर आ जाएगा, P0 1 प्लस, देखो ये 2V0 अपॉन में 2V0, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 की पावर स्क्वायर 1, 1 की पावर स्क्वायर 1, है ना, 1 की पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा P0 अपॉन 2, P फाइनल, है ना। अब T फाइनल माइनस T इनिशियल करो। T फाइनल क्या फॉर्मूला है, P फाइनल, P फाइनली P कितना है, P0 बाई 2, फाइनली V कितनी थी 2V0 अपॉन R, माइनस इनिशियली प्रेशर कितना आया है P0 बाई 5, इनिशियली वॉल्यूम कितनी है VI V0 अपॉन R, यही फॉर्मूला आया, 2 से 2 कट गया, बचा P0 V0 अपॉन R माइनस P0 V0 अपॉन 5R। क्या आएगा, इसे सॉल्व करके देख लो, 4/5 बचेगा शायद, है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। 13 कर लिया होगा, 13 तो इजी था। 13 में मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि बेटा वायर के एंड्स मिला दो, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 एंगल होंगे, एक तो ये एंगल, तो बेटा जो इन्फिनिट मान लो B और A, जो B इस पॉइंट पे बना रहा है सपोज O पर, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो μ0I
अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला है। अब जो तुम्हारी इन्फिनिटी वाली पॉइंट ओ से बना रही है वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिखाया है कि इन्फिनिटी Yes, से ma'am. जब एंगल बनाते हो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 91 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 चाहिए होगा। अब देखो मेरे पास ये रेफरेंस लाइन है, क्योंकि रेफरेंस लाइन क्या होती है, आर परपेंडिकुलर। तो एक एंगल तो थीटा हो गया बेटा, एक एंगल ये बनेगा थीटा 2, है ना। अब ये दोनों एंगल देखो कैसे हैं, क्लॉकवाइज। देखो दोनों एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर हैं, जबकि एक एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर होना चाहिए, एक रेफरेंस लाइन के नीचे होना चाहिए। अब ये दोनों ही एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर है, लेकिन दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसका मतलब थीटा 2 हम कैसे लेंगे, थीटा 2 हम एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल बस। यस तो साइन थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए क्या बनाते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर तुम इसको क्या साइन लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे ना, सिखाया हुआ है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर 1 माइनस। अब थीटा 2 कैसे निकालोगे, देखो ये वाली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, हाँ या ना। यस ये कितना दिया हुआ है, 0 से लेके b, तो यानी ये हाइट b हो गई। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये क्या था, a स्क्वायर और b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने करना चाहिए था ये तो। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ, बोलो। यस सिखाया हुआ है ना कि एक एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर, एक एंगल रेफरेंस लाइन के नीचे, 1000 बार सिखा चुकी हूँ। यस मैम। ये कर लिया था। Yes, ma'am. एंगुलर मोमेंटम Yes, किसके ma'am. बराबर होता है, mvr, यानी एनर्जी वर्क डन का फॉर्मूला ml2t-2। अब तो रट भी गए हैं। सरफेस टेंशन, फोर्स इनटू लेंथ, टॉर्क का फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा, r क्रॉस f, यानी ये भी ml2t-2। देख लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया है, ये बहुत बात करा चुकी हूँ, एक बार खुद से चेक कर लेना, ठीक है। कर लोगे, मुझे पता है, आसान है। भाई 16 क्यों गड़बड़ कर रहे हो पलक, 16 कैसे गड़बड़ कर दिया आपने। देखो क्या है, फॉर ए पॉइंट लाइट सोर्स, हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिसमें क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है उस लाइट की, उस सोर्स की, वो बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये तो मेरे पास पावर टाइप का कुछ हो गया ना, पावर कितनी है उस सोर्स की, है ना, वो पावर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी लाइट वेव एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर रही है या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर रही है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन गलत है, क्या है, फॉल्स है ना, फॉल्स। सेकेंड रीजन कह रहा है, अच्छा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, बिल्कुल, कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, ये कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात ठीक है, ये ट्रू है इतनी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऐसे कहता है कि जो हमारे पास ईएम वेव्स हैं, ईएम वेव सिंपल सी बात है, लाइट भी ईएम वेव ही है। ईएम वेव जो है वेव में भी एग्जिस्ट करती है, और कॉर्पस्कुल क्या होता है बेटा, पार्टिकल, और पार्टिकल में भी एग्जिस्ट करती है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू, भाई वेव में भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो हमारा रीजन सही है बट असर्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करा है, 18 हाँ जी मैम किया है। क्या किया है 18 में, बोलो। A capacitor 50 microfarad is connected to a source of this, the value of RMS, आराम से हो जाएगा। देखो मैम VRMS निकाल लिया, फिर मैम VRMS इक्वल, हाँ, या तो ऐसे कर लो, देखो बताइए। ये V नॉट है,
वी नॉट है तो इसका मतलब है मुझे इस कैपेसिटी, अब मेरे को आई नॉट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर। तो यानी आर को इधर लिखोगे, क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन, सॉरी आई नॉट निकालना है ना, तो आई नॉट इधर वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट यानी पीक वोल्टेज है 220, अगर पीक वोल्टेज यूज कर रहे हो तो ध्यान में रखना पीक करंट ही मिलेगा, पीक वोल्टेज से पीक करंट आएगा अपॉन रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर का इंपीडेंस क्या होगा भाई, एक्सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी। तो यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर। ओमेगा कितना है 50, 50। हाँ, और कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस 50 माइक्रो। 50 तो यहाँ से आई नॉट आ जाएगा, उसके बाद आई आर एम एस कैसे निकाल लोगे, आई नॉट इक्वल्स टू आई आर, सॉरी आई आर एम एस शायद गलत कर दिया, आई आर एम एस इक्वल्स टू, VRMS अपॉन में R आ जाएगा ना। इतना क्यों करना है, अब तुमने, तुम्हारे पास आई नॉट आ गया ना, आई पीक करंट आ गया, पीक करंट से पीक करंट निकाल सकते हो ना, यस मैम। यस मैम। अपॉन रूट 2 करके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है, देखो टेम्परेचर स्केल की बात हो रही है। अब जैसे अगर मैं सेल्सियस में बात करूं, सेल्सियस में वाटर कितने डिग्री पे बॉईल हो जाता है, 100 डिग्री पे, और आइस कितने में बन जाती है, वाटर फ्रीज कितने पे हो जाती है, 0 डिग्री 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। तो ये तो है सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट में चीजें अलग हैं, फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट पे बॉईल अलग होता है किसी और टेम्परेचर पे, और फ्रीज भी किसी और टेम्परेचर पे होता है। तो इन सबको रिलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो मान लो कोई भी स्केल है, कोई भी अपना स्केल बना के दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया, ये हमें नहीं पता ये एक्स वाई स्केल क्या है। सपोज मेरे पास कोई स्केल है एक्स माइनस, कोई भी स्केल कैसे बनाओगे, टी एक्स, टेम्परेचर एट एक्स स्केल, ये एक्स स्केल का टेम्परेचर, माइनस क्या लिखेंगे उसका लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसी भी स्केल का लोएस्ट पॉइंट हो सकता है जो किसी टेम्परेचर स्केल में मिलेगा, अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अपर पॉइंट समझ गए क्या है, अपर पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा उस स्केल का, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं बट हमें ये फॉर्मूला बनाना है। ये बराबर कर दो किसके, अब जैसे यहाँ पर वाई स्केल दे रखा है, मान लो जेड दे रखा होता है तो बराबर बराबर करते जाओ, वाई स्केल बराबर जेड स्केल बराबर पी स्केल, ये सबका जो होगा ना वो सबका बराबर ही आएगा। मतलब तुमने एक स्केल इस तरीके से तैयार कर लिया। वाई का क्या लिखोगे, टेम्परेचर एट वाई स्केल माइनस लोएस्ट पॉइंट ऑफ वाई अपॉन अपर पॉइंट इन वाई माइनस लोएस्ट पॉइंट इन वाई। अब देखो, अब लिखते हैं एक्स स्केल का। एक्स स्केल में लोएस्ट पॉइंट देखो कितना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट -125, तो यहाँ -125 लिख दिया, ठीक है। अपॉन बॉयल कितने पे हो रहा है, 375 पे, तो अपर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ लिखोगे 375 माइनस लोएस्ट पॉइंट कितना था -125, तो -125 विद साइन लिखना। वाई स्केल में देखो फ्रीज कितने पे हो रहा है, -70 पे, लोएस्ट पॉइंट -70 अपॉन अपर पॉइंट कितना है, अपर पॉइंट बॉयल कितने पे हो रहा है, -30 पे, तो माइनस का 30 माइनस का लोअर पॉइंट माइनस का 70, ये बन गया मेरा एक स्केल, ठीक है। तो ये कितना लिख दिया, देखो टी एक्स -125, इनको ऐड कर दोगे माइनस माइनस प्लस 500 इक्वल्स टू टी वाई प्लस 70, ऊपर वाला भी 70 प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 40, है ना, ठीक है। यस मैम। ओके, ये मेरा टेम्परेचर स्केल बन गया एक्स और वाई का। ये अब तुम्हें एक्स की कोई वैल्यू दी हो तो तुम वाई में निकाल सकते हो, वाई की कोई वैल्यू दी हो तो एक्स में निकाल सकते हो। जैसे सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया हुआ है कि अगर एक्स स्केल इक्वल्स टू कितना होगा अगर वाई स्केल में 50 डिग्री, समझ में आया कि वाई स्केल में कोई टेम्परेचर 50 डिग्री है वाई स्केल में, तो एक्स में वो टेम्परेचर कितना होगा, तो निकाल सकते हो। वाई स्केल में कितना रख दूं, 50। हाँ, वाई स्केल में बेटा 50 रख दो। 50 + 70 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 120 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 4 × 12
tx प्लस 125 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ 1500, तो tx देखो कितना आ गया, 1500 में से 125 घटा दो 1375 डिग्री। तो y स्केल का 50 डिग्री x स्केल कितना रीड करेगा, 1375, ऑप्शन नंबर सी। तो हम इस तरीके से कोई भी स्केल बना सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला ये वाला याद रखना। ओके। नीचे उनका डिफरेंस अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ऊपर बस लोअर पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए 20 वाला सबने किया होगा। यस मैम। देखो क्या कह रहा है, एक्स वाले को आर्सेनिक के साथ डोप किया गया है, तो आर्सेनिक कैसा आटम है, पेंटावेलेंट, इसीलिए कहा था ग्रुप याद रखना, ग्रुप 15 याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो ये पेंटावेलेंट एटम है, पेंटावेलेंट के साथ कैसा टाइप बनता है, एन टाइप, है ना। एक्स मेरा एन टाइप बन गया। फिर तुमने वाई को इंडियम के साथ किया, तो इंडियम कैसा आइटम है, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट के साथ मेरा क्या बनता है, ये ग्रुप 13 है, तो 13 है तो मेरी इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, पी टाइप, तो यानी ये पी टाइप बना। तो एन को प्लस से जोड़ा गया है, पी को नेगेटिव से, यानी रिवर्स बाइजिंग है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। रिवर्स बाइजिंग एक्स इज एन टाइप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 बोलो, किस किसने किया है, 25वां। देखो ये अभी भी सिलेंड्रिकल वाले में क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कैविटी आती है, इसमें तुम्हें बोला है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब ऐसे सवाल तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछ सकते हैं, ग्रेविटेशन में भी पूछ सकते हैं कि पी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड बताओ, सेंटर ऑफ मास बताओ। तो करना क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, क्या करो, कंप्लीट बॉडी की वजह से निकालो, कंप्लीट बॉडी, इसमें से माइनस कर दो कैविटी का, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो कैविटी की मैग्नेटिक फील्ड निकालो अलग से, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। बेसिक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही रहने वाला है, ठीक है। ये है ना, कैसे, देखो अब ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, ये सिलेंडर सरफेस है, मतलब ये सिलेंडर है, इसका मतलब तुम्हें सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस दिया हुआ है ना, ऊपर वाला दिखाया हुआ है, ये ऐसे होगा, वरना मतलब आपको ऊपर से दिखाया गया है तो वो सर्कल दिखाई दे रहा है, बट है क्या एग्जैक्टली सिलेंडर है। तो अब क्या कह रहा है कि आपको पी पॉइंट पर ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये है पी पॉइंट। तो बेटा पहले तो कंप्लीट बॉडी की वजह से मुझे बताओ, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल कंप्लीट बॉडी है और पी पॉइंट इसका सरफेस हुआ ना, तो सिलेंडर की वजह से सरफेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, फॉर्मूला न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस। तो इस पूरी बॉडी का रेडियस कितना है, ए, तो यहाँ पर आप ए लिख दोगे, हाँ या ना। कंप्लीट बॉडी का यही होता है ना फॉर्मूला, एम्पियर्स लॉ याद करो, एम्पियर्स लॉ में कराया हुआ है, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लूड। अगर मेरे पास पी पॉइंट सरफेस पे तो मैं एम्पियर लूप ऐसे ही सरफेस पर ड्रॉ करूंगी ना, तो बी डीएल क्या होता है, एम्पियर लूप का लेंथ, एम्पियर लूप का लेंथ 2 पाई इंटू इस लूप की रेडियस, क्या बनाओगे, बिल्कुल इसी के बराबर बनाओगे, सिलेंडर के बराबर, ए 2 पाई इक्वल्स टू म्यू नॉट, सारा का सारा करंट इनक्लोज कर रखा है तो पूरा का पूरा आई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो ये आ गया ना फॉर्मूला। माइनस कैविटी, तो कैविटी के क्या करोगे, देखो कैविटी के लिए भी लगाओगे। अब कैविटी क्या है, कैविटी है ये, कैविटी की रेडियस कितनी है बेटा, a बाय 2। पी पॉइंट कहाँ है कैविटी के, देखो पी पॉइंट मैं इधर की तरफ ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट की तरफ ले लो, ये मेरा यहाँ पर पी पॉइंट है ना। इस सरफेस से पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, देखो खुद बताओ, a बाय 2 तो ये रेडियस है, उसके बाद ये पूरा p है ना, देखो ये वाला है ना पूरा p, ये डिस्टेंस a है ना, और ये डिस्टेंस a बाय 2 है, करेक्ट। तो a बाय 2 तो ये कैविटी की डिस्टेंस हो गई,
कैविटी की रेडियस हो गई। पी पॉइंट इस कैविटी से कितनी दूर है? पी पॉइंट कैविटी से ए पॉइंट दूरी पर है। अगर मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं पी पॉइंट पर एम्पियर्स लूप बनाऊंगी ना, इस तरीके से। ये फॉर्मूले भी करवा रखे हैं। तो अब पी पॉइंट पर आपने एम्पियर्स लूप बनाई। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर क्या लिखोगे? यहाँ पर जो करंट इनक्लोज होगा आई, मान लो यहाँ पर आई इनक्लोज्ड है, आई डैश। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट आई डैश। आई डैश जो है इस कैविटी के अंदर करंट इनक्लोज्ड, ठीक है। कैविटी ने कितना करंट इनक्लोज करके रखा है, सपोज आई डैश अपॉन 2 पाई। रेडियस कितनी होगी बेटा अब इस एम्पियर लूप की? 3a/2। 3a/2, यस मैम। भाई एम्पियर लूप ही तो लगानी है बस। रेडियस जो है सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है, कई बार सिखाया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए क्या है? सेंटर से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां फील्ड निकालनी है। पी कितना है? 3a/2। तो यहाँ लिखो म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई 3a/2 लिख दिया। अब देखो आई डैश चाहिए। क्यों चाहिए आई डैश? क्योंकि जो करंट है ना वो पूरे सिलेंडर के सरफेस में फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब तुमने इसमें से कुछ कैविटी का हिस्सा बाहर निकाल दिया, इसका मतलब भाई कुछ करंट भी तो गया होगा इस कैविटी के साथ, क्योंकि करंट किस में था? इस की सरफेस में था। अब करंट निकालो कि इस कैविटी के अंदर करंट कितना है, आई डैश। कैसे निकालोगे? वही पर यूनिट एरिया वाले मेथड से। भाई करंट जो है पर यूनिट एरिया में कितना है? आई करंट है पूरे एरिया में, कितना है? पाई ए स्क्वायर। आई पर यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, मुझे कितनी एरिया में चाहिए बेटा? पाई a/2 का होल स्क्वायर। भाई इस कैविटी का एरिया कितना है? पाई a/2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई मर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, मेरे पास आई डैश कितना आ गया? आई अपॉन 4। तो यहाँ आई डैश चुपचाप i/4 लिख दो। तो 4 करूंगी तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से ये काट दो 4 पे, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। कॉमन क्या ले लू मैं यहाँ से? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉमन ले लू। क्या बचा? यहाँ 1 बचा, माइनस 1 अपॉन 4। कितना काटा था भाई? i/4 आया था ना, i/4। और यहाँ पर क्या था? 2 था, तो 2 से 2 कट दिया, 4 तिया 12। हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई। हाँ ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 4 है जो बाहर कॉमन 2 चला गया, तो ये 2 बचा, तो अंदर 3 दूनी 6, यही बचेगा ना। देखो भाई 4 बाहर ले लिया ना, ये यस मैम। देखो समझ में आ रहा है? भाई आई डैश को i/4 लिखा, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा? 3a/2। यहाँ पाई था, ठीक है, और आई का अपॉन में 4 आया था, मल्टीप्लाई यहाँ 2 है। अब 2 तो बाहर ले लिया, और एक 2 यहाँ से ये कटेगा भी 2, तो 3 दूनी 6 ही तो बचे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यहाँ क्या बचा? एलसीएम ले लो, 6 में से 1 गया 5, 5/6 है ना। तो पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 म्यू नॉट आई अपॉन कितना? 6 दूनी 12 पाई ए। तो यही तो उसने पूछा है। अब इसने ये करंट डेंसिटी के टर्म में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुमने करंट के टर्म्स में निकाला है। जे क्या होती है? करंट डेंसिटी जे क्या होगी? आई अपॉन एरिया, करेक्ट? आई अपॉन एरिया। अगर तुम्हें इसको एरिया में कन्वर्ट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे? 5/12 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। अब करंट डेंसिटी होती है जे इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया, एरिया होता है पाई ए स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ये लो, ये क्या बन गई? जे बन गई 5/12 म्यू नॉट जे इंटू ए, ठीक है। आ गया? तो एन की वैल्यू क्या आ गया ना? देखो म्यू नॉट जे ए, म्यू नॉट जे ए। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? वही 5 आ गई। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बस एक लाइन। ये एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो ना तो ये एक लाइन के क्वेश्चन है। बस तुम्हें यहाँ पर आई डैश निकालना था। अब आई डैश निकालना मैंने तुम्हें कितने बार सिखाया है ना, पर यूनिट करके, कि बेटा ये आई पर यूनिट है, मल्टीप्लाई मुझे जितने का चाहिए उतने का। तो बस इस कैविटी में आई डैश कितना है ये निकालने का था, और वो बस माइनस कर दो, ठीक है।
Yes. कैविटी के ऐसे क्वेश्चन जहां भी आए वहां पर यही फॉर्मूला लगाना है, कंप्लीट बॉडी माइनस कैविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो सेम सेम। अब तुम्हें पता है, मान लो अब ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दे देगा, ये स्फीयर बॉडी दे देगा, ये स्फीयर बॉडी है बस। बाकी अब करंट की जगह क्या आ जाएगा, करंट की जगह आ जाएगा चार्ज। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करना है ना, स्फीयर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बस, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कैविटी में कितना चार्ज है वो माइनस कर दो, है ना। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी, बस खत्म, है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। और इसमें से देखो फिर ये सेंटर ऑफ मास का ये वाला क्वेश्चन देख लो, 21 वाला करके आए हो इसे? नो मैम, ये नहीं पढ़ा था। आसान है। देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मान लो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, कि भाई सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या फॉर्म, अब मान लो मेरे पास इस तरीके से है, एक मास यहाँ पड़ा है m1, एक मास यहाँ पड़ा है m2, कोई मास यहाँ पड़ा है m3, एक मास यहाँ पड़ा है m4। देखो ध्यान से, ठीक है, इनके बीच में मान लो तुम्हें डिस्टेंस भी दे दी, ठीक है। इसका m1 का तुम्हें कोऑर्डिनेट दे देंगे कुछ 2,3, m4 का कुछ कोऑर्डिनेट दे देंगे तुम्हें क्या 2, मान लो x एक्सिस, भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही ना, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ये अगर x ये है तो ये भी x यही होगा, y मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2,1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो 4,1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये y है ना, तो y में तो कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा, x सेम रहेगा 4,3, ठीक है। सपोज इस तरीके से तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया, अब तुम्हें कहते हैं कि बताओ ये तुम्हारा एक 4 मासेस हैं कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तुम्हें कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ x और y दो जगह हैं, ठीक है, x y दो चीज, तो सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट आएगा x और दूसरा आएगा y ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो अगर x निकालना है तो x के लिए क्या फॉर्मूला है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास। मान लो अभी यहाँ तो 2 ही है, यहाँ 4 है, तो सो ऑन अपॉन में टोटल मास, ठीक है। सिमिलरली अगर y में निकालना है तो y के लिए क्या करोगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस और मासेस भी है तो सो ऑन अपॉन में टोटल मास, ठीक है। इस तरीके से अगर यही चीज वेलोसिटी में दे दी तो वेलोसिटी में भी क्या होगा, अगर ये तो था पोजीशन वेक्टर, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है ना, कि सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या करना है, m1 v1 वेलोसिटी। अब याद रखना ये वेलोसिटी भी उसी के हिसाब से लिखेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से। अगर किसी मास की वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो x वाली वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास एक तरफ आएगा, और अगर कोई y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उनका सेंटर ऑफ मास अलग आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पेपर में क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पास 2 मास हैं 4 किलो के और 5 किलो के, एक ईस्ट में जा रहा है ना, मान लो ये 4 kg वाला ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट में जाने का मतलब कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड 3 मीटर पर सेकेंड, कौन सा वाला, 5 kg वाला कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये जो 5 kg वाला है ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। अब जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने बैठोगे तो देखो कैसे निकालोगे, पहले एक्स डायरेक्शन में, अब 2 चीज हो गई ना, एक एक्स में हो गई और एक वाई में हो गई। एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा था एक, और एक नॉर्थ में जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। नॉर्थ वाला 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था 5 kg का पार्टिकल, और दूसरा कितने kg का है, देखो 4 kg का, और कितने वेलोसिटी से जा रहा है वो, ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से। अब जब तुम वेलोसिटी निकालोगे सेंटर ऑफ मास की, तो अब x और y दोनों में अलग अलग निकलेंगी, क्योंकि 2 है ना, ये x कोऑर्डिनेट है ये y है, तो वेलोसिटी भी x y में अलग अलग निकलेगी। कैसे, देखो m1x1, अब 2 मास है m2x2 ही लिखो, m2x2 अपॉन टोटल मास,
टोटल मास यानी m1 प्लस m2। अब देखो m1 के पास कितनी है, m1 का मास 4 किलो। क्या m1 के पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी 5, प्लस m2 कितना 5 kg। अब देखो क्या m2 के पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा, नो मैम। उसके पास तो y में है, तो यहाँ पर 0 अपॉन टोटल मास 4 + 5 9, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हुआ 20/9। ठीक है, अगर मान लो इसके पास दोनों होती, कोई एंगल में होता तो तुम्हें फिर यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता। अब v सेंटर ऑफ मास अलोंग y, m1 x1। अब देखो बताओ x वाले के पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी है नहीं है ना, नो जी। मैम। तो 4 वाले के पास 5 वेलोसिटी नहीं थी। 5 kg वाले के पास y में वेलोसिटी है कितनी 3 अपॉन टोटल मास कितना 9, तो ये कितना आया 15/9। तो ये वेलोसिटी x और y में है, तो टोटल वेलोसिटी कैसे लिखोगे, √of v² x + v² y, यही तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो एक 1/9 कॉमन बाहर आ जाएगा, 15 15 225, 20 20 400। इसको रिजोल्व कर लेना बेटा, कितना बनेगा 1/9 √of 4 5 6 625। 625 कितना हो जाता है 25, 625 25, 25/9 तुम्हारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, 625 25/9। तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आई कितनी आई 25/9। तो इन्होंने 18 दे रखी है 18 cm, तो 25/9 बराबर कर दो 18 VCM के बराबर, तो कितना हो जाएगा 25 = 9 × 18 VCM। क्या आया फाइंड 18, अच्छा 18 VCM पूछा है ना, सॉरी 18 × 25/9 करेंगे ना, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, तो 50 आंसर आ जाएगा। VCM की वैल्यू रख देना 25/9। ठीक है, यस मैम। हाँ VCM की वैल्यू 25/9 रख देना, 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। ऐसी अगर एक्सेलरेशन होता तो m1 a1 + m2 a2 + m3 a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। बट याद रखना इनको हम, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको अलग अलग लेके करते हैं। ठीक है, x में y में z में अलग अलग कोऑर्डिनेट लेके लिखेंगे। तो ये है सेंटर ऑफ मास का बेसिक। ठीक है मैम मैम आपने न्यूक्लियाई वाले में रेडियस का जो एक फॉर्मूला है r = r0 a⁻1/3। हाँ जी हाँ मैम, वो जो a⁻1/3 है, जैसे एक क्वेश्चन में मैम 70⁻1/3 था, हम उसे कैसे सॉल्व करना है? तो मैं रेडियस दी होगी, तो 1/3 को इधर लेके जाओगे ना तो वो क्यूब हो जाता है r³। तो क्यूब करना इजी है किसी का 1/3 करने से, है ना। तो r³ = क्योंकि मैम r मैम गैलियम 70 की रेडियस निकालना था मैम, तो r0 की वैल्यू हमें पता है 1.1 है मैम, ए की वैल्यू आ गई वहाँ पे 70, तो 70 की पावर 1/3 करनी थी मैम, तो वो नहीं मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि मैम प्रॉपर हो अगर ³ वो तो सॉल्व हो जाता है पावर 3 करके इंटू 1/3, हाँ तो वो नहीं मुझे सॉल्व करने आते। एक बार भेज देना, मैं ट्राई कर लूंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार डिफिकल्ट हो भी जाते हैं, बट जेई में जो पूछेगा वो ऐसा देगा कि आसानी से रिजॉल्व हो जाए, है ना। ओके मैम, मैं मॉड्यूल के कर रही थी, वो मॉड्यूल में एग्जांपल थी। नहीं मॉड्यूल्स में मत करो, जेई के ही करो। अब तुम इस टाइम पे मॉड्यूल क्यों कर रहे हो, और न्यूक्लियर के क्वेश्चन तो मैं तुम्हें इतनी बार करा चुकी हूँ, पता नहीं फिर क्यों कर रहे हो। वो मैं थ्योरी पढ़ रही थी मैम, दोबारा से न्यूक्लियाई। 11th पढ़ो अब, 11th ओके 11th कब पढ़ोगे अब पढ़ रही बताओ। हूँ मैम साथ साथ। हाँ तो अभी मैं 11th ही शुरू करवा रही हूँ, कल मैं तुम्हें क्या करा रही हूँ बताओ, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स तो नहीं कराऊंगी तुम्हें कुछ और ही कराना मैम पड़ेगा। लॉज ऑफ मोशन करवा देना, वो इजी है। मैकेनिक्स तो कराऊंगी, है ना, मैकेनिक्स तो करा देंगे तुम्हें। ठीक है चलो, ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय। बाय बाय। बाय।